Hello students, today in this video we are going to learn usage and translation of future perfect tense। आज के इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। इससे पहले के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के जो भी वीडियो हमने बनाए हैं उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उनको पूरा देखें, आपकी टेंस से रिलेटेड सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आप जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, इसके सभी वीडियो जारी कर चुके हैं हम, आप अच्छे से देख सकते हैं। पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा है फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इसके बारे में अब कोई समस्या आपको हमारे वीडियो देखने के बाद में नहीं होगी, और यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कार्य संपन्न होने की स्थिति के आधार पर स्टेट ऑफ एन एक्शन, इन्हीं तीनों टेंसों को फिर चार भागों में बांटा जाता है, जिसमें कि सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल या इंडेफिनिट टेंस जिसको कहते हैं सामान्य काल, दूसरा कंटिन्यूअस या इसके दूसरे नाम होते हैं इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस, अपूर्ण तात्कालिक काल, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण निरंतर, पूर्णापूर्ण या पूर्ण तात्कालिक काल। फ्यूचर टेंस इसी प्रकार से इन चार भागों में बांटें तो फिर चार प्रकार से हो जाता है। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, सामान्य भविष्य काल, इसका वीडियो जारी कर चुके हैं। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, ये एक ही टेंस के अलग अलग नाम है, इसका भी वीडियो हम जारी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, यानी पूर्ण भविष्य काल, और चौथा प्रकार होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जानकारी लेते हैं। क्या होता है? इसको पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस से मतलब होता है भविष्य की बातें जहां भविष्य की बातें की जाएं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से तात्पर्य ऐसी क्रियाओं से है जो भविष्य में शुरू होकर भविष्य में ही पूर्ण होगी। यानी कोई भी काम फ्यूचर में ही शुरू होगा, भविष्य में शुरू होगा और भविष्य में ही वो पूर्ण होगा। यहाँ वर्तमान की बात या पास्ट की बात नहीं होती है। या फिर हम कह सकते हैं इस टेंस से यह प्रकट होता है कि कोई काम भविष्य में किसी निश्चित समय तक या किसी दूसरे काम के होने तक समाप्त हो जाएगा। कोई भी काम निश्चित समय पर भविष्य में शुरू होगा और एक निश्चित समय पर खत्म हो जाएगा, या फिर कोई दूसरा काम भी है उसके होने तक ये पहला काम फ्यूचर में समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, पूर्ण भविष्य काल, यानी कि जिसमें क्रिया फ्यूचर में पूर्ण हो जाएगी। आइडेंटिफिकेशन, पहचान की बात करें, जब ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या शब्द आते हैं और क्या पहचान होती है वो आपके स्क्रीन पर है। चुकूंगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुका हूँगा, चुके होंगे, ये शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं। हम बहुत से उदाहरण आपको हमारे वीडियो में देते हैं ताकि आप उस टेंस से रिलेटेड सारी जानकारी क्लियर कर सकें। ये सेंटेंस देखें, वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। ठीक है, तो अंत में क्या था? चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है ना? तो अब इसको आप देखें, ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर, यानी कोई प्रोजेक्ट का काम फ्यूचर में शुरू होगा, फ्यूचर में खत्म भी हो जाएगा। तो इसीलिए इस टेंस को बोला गया है वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। तान्या अगले माह घर वापस आ चुकेगी या घर वापस आ जाएगी। तान्या विल हैव रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ। फिर है डॉक्टर के यहाँ पहुँचने से पूर्व मरीज मर चुकेगा। The patient will have died before the doctor reaches here। यहाँ पर हम इस तरीके से दो क्लॉज वाली सेंटेंस भी आपको बहुत से समझाने जा रहे हैं। तो ये आपने देखा कि आइडेंटिफिकेशन, पहचान पर हम किस प्रकार से इस टेंस को समझेंगे। घंटी बजने से पूर्व मैं स्कूल पहुँच जाऊँगा या पहुँच चुकूँगा। ठीक है ना? I shall have reached school before the bell rings। वर्ष 2025 तक वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा या कर चुकेगा। He will have completed his studies by the year 2025।
यहाँ आप जब दो सेंटेंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं, एक बात आप क्लियर रखें कि जब भी हिंदी वाक्य होगा उसकी जब हम अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते हैं तो हिंदी वाक्य में जो लास्ट में पीछे साइड में जो क्लॉज दिया होता है उसको हम अंग्रेजी में आगे बनाते हैं और हिंदी के आगे वाले पार्ट को हम अंग्रेजी में पीछे बनाते हैं। यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हैं, वर्ष 2025 वाले सेंटेंस के ऊपर ही सेंटेंस दिया है, घंटी बजने से पूर्व मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा। तो आई शैल हैव रीच्ड स्कूल, यानी बाद में हिंदी वाक्य में जो दिया है स्कूल पहुंच जाऊंगा, उसका हमने पहले बनाया है और घंटी बजने से पूर्व ये बाद में आया है। और बाद वाले में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस रखते हैं बिफोर से जुड़े हुए सेंटेंस में, क्लॉज में, और उससे पहले वाले को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो यहाँ पर फिर क्रिया का रूप क्या रहेगा, आपने आइडेंटिफिकेशन देख ली। अब क्रिया की बात करें तो यहाँ पर विल हैव शैल हैव रहती है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी आपकी, जो कि आई और वी के साथ में, ठीक है ना। आई और वी के साथ हम शैल हैव रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और इसी प्रकार से अदर सब्जेक्ट जो होंगे, अन्य सब्जेक्ट, उनके साथ में विल हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो ये आपका क्रिया का रूप इस टेंस में रहेगा। यूसेज की बात करें, इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है तो वो आप देखें। पहला रूल है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस, कार्यों को एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने के लिए होता है। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम ऐसे कार्यों, क्रियाओं को एक्सप्रेस करते हैं जिससे ये बोध होता है कि एक्शन, कार्य जो भी उसमें वाक्य में दिया है, कोई भी काम है, उसका जो एक्शन है वो फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा, यानी कोई निश्चित टाइम तक उसमें वो एक्शन खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसका भाई अगले महीने तक कार्य समाप्त कर चुकेगा, यानी जो भी कार्य वो शुरू करेगा वो अगले महीने तक पूरा हो जाएगा। तो हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड, अब यहाँ देख सकते हैं आप, वर्ब विल हैव लगाया हमने और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। ध्यान रखें यहाँ समय जो भी रहता है, अगले माह, अगले वर्ष, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की विशेषता है कि यहाँ पर हम बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, समय से पहले। बाय या फिर बिफोर का प्रयोग करते हैं, इन दोनों का प्रयोग समय से पहले किया जाता है। क्योंकि यदि आपको एग्जाम में इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आता है और टाइम के पहले, तो यहाँ देख लें आप, विल हैव शैल हैव का प्रयोग हुआ है तो आप फिर यहाँ प्रीपोजिशन बाय या बिफोर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको, समय के अकॉर्डिंग आपको प्रयोग करना है, और कोई सिंस फॉर या इस तरीके से आपको प्रयोग नहीं करना है। वह शाम तक घर वापस आ चुकी होगी, शी विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। वह मंगलवार से पहले तक अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा, ठीक है ना, मंगलवार से पहले तक। अब यहाँ पहले तक आ गया, इसलिए यहाँ देखिए हमने बिफोर ट्यूसडे लिखा है, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर ट्यूसडे। तो बाय या बिफोर, इन दोनों का ही उपयोग इसमें हम समय के लिए करेंगे। अगले साल तक, इस समय तक मैं उपन्यास लिख चुका हूँगा, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना, अगले साल तक, इस समय तक, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव रिटन ए नोवेल। तो यहाँ नोट करके हमने इस बात को लिख दिया है। इस प्रकार के वाक्यों में समय सूचक शब्दों के रूप में सामान्यतः बाय ट्यूसडे, बाय संडे, बाय जनवरी, बाय फरवरी या बाय मार्च, या फिर बिफोर मंडे, बिफोर संडे, ईटीसी इत्यादि, बिफोर जनवरी, बिफोर फरवरी का प्रयोग होता है। यानी बाय और बिफोर का प्रयोग आपको समय से पहले इस टेंस की क्रिया को देख करके आपको करना है। दूसरा रूल यूसेज क्या होता है, दो कार्य जिनको कि जिस तरह के वाक्य हमने अभी तक आपको बताए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे कि जब दो कार्य, दो क्लॉज आते हैं इस टेंस में तो हम कैसे करते हैं उसको। दो कार्य फ्यूचर में हो, ठीक है, जिनमें एक कार्य पहले समाप्त हो चुका हो, यानी दो कार्य होने वाले हैं फ्यूचर में, उसमें एक कार्य पहले समाप्त हो चुका हो तथा दूसरा कार्य बाद में हो, तो पहले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है तथा दूसरे कार्य के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में जब वर्ब फॉर्म भरा जाएगा, टेंस से रिलेटेड टॉपिक में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ आप क्लियर ध्यान रखें। पहले जो कार्य होगा उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस रखेंगे और बाद के दूसरे कार्य के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब का प्रयोग करना है आपको। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ यदि इस तरह के हिंदी वाक्य में शब्द आते हैं, पहले, जब
या जो, ये शब्द आते हैं तो उसकी क्रिया, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो जहां पर पहले जब या जो शब्द आता है तो उसकी क्रिया अर्थात बाद में समाप्त होने वाले कार्य का ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। यानी जो बाद में कार्य होता है जिसमें कि पहले जब या जो शब्द जुड़े होते हैं, उसमें हम जब ट्रांसलेशन करेंगे या उस तरह के सेंटेंस देखेंगे तो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है बाद वाले में, परंतु शेष वाक्य जो कि पहले होगा तो उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान लगी होगी, उसका ट्रांसलेशन पहले होता है। इस बात को हम अलग अलग कई प्रकार के उदाहरणों से आपको समझाएंगे। जैसे ये सेंटेंस देखें आप कि जब 21वीं सदी आरंभ होगी, जब 21वीं सदी आरंभ होगी हम लोग दिन दुनी रात चौगनी उन्नति कर चुके होंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, होगा, होगी, चुका होगा, चुकी होगी, इस तरीके की पहचान इस टेंस में रहती है। तो यहाँ दो बातें हैं, जब 21वीं सदी आरंभ होगी, अब इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि आरंभ होती है, जब 21वीं सदी आरंभ होती है या आरंभ होगी, ठीक है। दूसरा वाक्य है इसमें, हम लोग दिन दुनी रात चौगनी उन्नति कर चुके होंगे। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे या इसके टेंस को जब देखेंगे दो क्लॉज वाले को, तो वी शैल हैव मेड प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी बाद में, हिंदी वाक्य के बाद में जो क्लॉज आता है तो उसको हम पहले बनाएंगे और उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखेंगे। वी शैल हैव मेड प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स माने दिन दुनी रात चौगनी, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, वी व्हेन 21st सेंचुरी बिगिंस, यानी कि जब 21वीं सदी आरंभ होगी, तो जब जो जिसके साथ आया है उसको हम बाद में रखते हैं, यानी व्हेन बिफोर वाले वाक्य को बाद में रखेंगे और उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। व्हेन 21st सेंचुरी बिगिंस, तीसरा विश्व युद्ध होने से पहले हमारी सरकार योद्धाओं को नए शस्त्रों से सजा चुकेगी, ठीक है। तो यहाँ आप देखें, सरकार योद्धाओं को नए शस्त्रों से सजा चुकेगी, ये हिंदी वाक्य के बाद वाले को हम पहले रखेंगे और उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेंगे। अब गवर्नमेंट विल हैव फर्निश्ड वॉरियर्स विथ न्यू वीपन्स, ठीक है। अब इससे पहले क्या है, तीसरे विश्व युद्ध होने से पहले, तो बिफोर थर्ड वर्ल्ड वॉर बिगिंस। इस प्रकार से इन वाक्यों को करना है। घंटी बजने से पहले बच्चे स्कूल नहीं पहुंच चुकेंगे। अब यदि इस तरीके से नेगेटिव वर्ड आता है, नेगेटिव सेंटेंस आता है जिसमें नहीं दिया गया है, तो फिर इसको हम बाद वाले को पहले लिखेंगे। चिल्ड्रन विल नॉट हैव रीच्ड, यानी नॉट जो है विल हैव के बीच में लग जाएगा, या फिर कहें वर्ब के फर्स्ट जो वर्ड है विल, उसके बाद में विल शैल के बाद में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो चिल्ड्रन विल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल, ठीक है। इसके पहले दिया है घंटी बजने से पहले, तो बिफोर द बेल रिंग्स, इसको हम बाद में रखेंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट करने पर वर्ब में एस लग जाता है, प्लूरल होने पर नहीं लगता है। तो यहाँ बेल रिंग्स, बेल सिंगुलर है तो रिंग में एस लग चुका है, रिंग्स। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें इसी तरीके से, क्या प्राचार्य के आने से पहले शिक्षक जा चुकेंगे, ठीक है। तो विल द टीचर्स हैव गॉन, यहाँ पर जब इंट्रोगेटिव होगा तो विल शैल को हम आगे रखते हैं और हैव को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। विल द टीचर्स हैव गॉन बिफोर द प्रिंसिपल कम्स, तो बाद का बिफोर के बाद वाला है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रिंसिपल के बाद कम्स, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगा है। तुम्हारे आने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, बाद वाले वाक्य को, हिंदी के बाद वाले को हमको पहले बनाना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना है। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम, तो बिफोर के बाद वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वर्षा होने से पहले पौधे मर चुके होंगे या पौधे सूख चुके होंगे, एक ही बात है। जब सूखते हैं पौधे तो मर जाते हैं। द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स, तो यहाँ देखें, द प्लांट्स विल हैव ड्राइड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, बिफोर के बाद वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तीसरा यूसेज आप देखें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग संभावना किसी काम की जब हम बताते हैं, लाइकलीहुड या अजम्पशंस करें, हम किसी का अनुमान करें किसी काम का, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग। लाइकलीहुड संभावना या एजम्पशंस अनुमान के लिए। और इस तरह के वाक्य फ्यूचर एक्शंस को व्यक्त नहीं करते। जब लाइकलीहुड या एजम्पशन होगा तो वो फ्यूचर को व्यक्त नहीं करते, बल्कि संभावना अनुमान का रिलेशन पास्ट से होता है।
भूतकाल की बात से होता है। अर्थात इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों हेतु जिनके बारे में हम ये समझते हैं कि उसका ज्ञान उसे पहले से ही होगा। कोई बात है, उसका ज्ञान उसको पहले से ही होगा। जैसे ये देखें, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा। शायद आपने या तुमने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा। अब इसकी पहचान से तो ऐसा लगता है कि सुना होगा, तो ये फ्यूचर की बात है, पर दरअसल बात यह है कि ये किस बात को व्यक्त कर रहा है? पास्ट वाली बात को। शायद तुमने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा। कब सुना होगा? यानी पास्ट में सुना होगा। तो लगता ऐसा है फ्यूचर का, पर ये सेंटेंस पास्ट की बात करता है। तो हम यहाँ यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा इस प्रकार से इसको करेंगे। यू विल हैव रीड द गीता। शायद तुम गीता पढ़े होगे, भगवत गीता पढ़ चुके होगे, इस तरीके के। तो यू विल हैव रेड द गीता। ही विल हैव वॉच्ड द फिल्म शोले। शायद वह शोले फिल्म देखा होगा, देख चुका होगा। तो ही विल हैव वॉच्ड द फिल्म शोले। परंतु यहाँ एक नोट करने वाली बात आप ध्यान से देख लें इस टेंस में कि ये जो हमने अभी वाक्य बताए जो पास्ट को व्यक्त करते हैं, उनमें यदि इम्फेसिस किया जाए, जोर डाल करके किसी बात को बोला जाए, अवश्य जरूर ये काम होगा ही, तो ये करने के लिए हम विल की जगह मस्ट का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में अवश्य चुका होगा जैसे शब्द आते हैं, यानी अवश्य आ जाता है तो वो इम्फेसिस हो जाता है, जोर पड़ जाता है, वो काम जरूर होगा। पुराने समय में कला अवश्य चरम सीमा पर पहुंच चुकी होगी। कला यानी आर्ट। तो इन ओल्डन टाइम्स आर्ट मस्ट हैव रीच्ड द पीक पॉइंट। ठीक है, चरम सीमा यानी बिल्कुल आखिरी पीक पॉइंट पर, पीक पर पहुंच चुकी होगी कला। तो यहाँ हम मस्ट का प्रयोग कर देंगे विल शैल की जगह पर। यह प्रयोग आपको पता होना चाहिए। हमारे देश का यश, कीर्ति अवश्य दूर दूर तक फैला होगा। द ग्लोरी ऑफ आवर कंट्री मस्ट हैव स्प्रेड फार एंड वाइड। तुम राम राज्य का हाल अवश्य सुन चुके होगे। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट राम राज। तो यहाँ अवश्य चुका होगा जैसे शब्द आते हैं। अब हम बात करते हैं इस टेंस के जो स्ट्रक्चर रहते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, वो आपको हम समझा रहे हैं इसमें। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जो साधारण वाक्य होंगे अफर्मेटिव, उसमें हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद विल शैल लिखना है, आईवी के साथ शैल, यानी के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। फिर हैव आएगा यानी विल हैव शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। यदि दो क्लॉज वाला वाक्य है तो वो भी हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं आपको। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आप, फिर विल हैव शैल हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आप बिफोर लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आप अच्छे से देख लें। विल हैव शैल हैव वाले वाक्य में जब जो फ्यूचर परफेक्ट में दो क्लॉज वाले वाक्य रहेगा तो पहले वाले को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और बिफोर के बाद वाले को हम जो लिखेंगे इंग्लिश में उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में बनाएंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा। ठीक है। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो ये एक साधारण वाक्य है। तुम उसके आने से पहले जा चुके होगे। यहाँ दो वाक्य आ गए तो पहले वाली बात आ गई, बिफोर का आ गया। तो पहले हम यू विल हैव गॉन, जा चुके होगे, यू विल हैव गॉन बिफोर ही कम्स। ठीक है। वह गाड़ी छूटने से पहले स्टेशन पहुंच चुका होगा। ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव्स। यहाँ देख सकते हैं आप, पहले हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस रखा है, बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस को रखा है। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो उनमें सिर्फ नॉट का प्रयोग हो जाएगा, नॉट बढ़ जाएगा। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, विल शैल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। विल हैव, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। यदि दो क्लॉज वाला वाक्य है तो फिर हम पहले सब्जेक्ट विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बिफोर आएगा और सब्जेक्ट भी बनाएगा। यानी नॉट आपको पहले जो रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस उस वाले क्लॉज में रखना है। मैं अपना काम समाप्त नहीं कर चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क। तुम उसके आने से पहले नहीं जा चुके होगे। दो क्लॉज वाला वाक्य है तो यू विल नॉट हैव गॉन यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यहाँ पर देखिए आपने हमने नॉट लगाया है। यू विल नॉट हैव गॉन बिफोर ही कम्स। तो बिफोर के बाद वाले को तो हम सिंपल ही रखेंगे, नॉट का प्रयोग हम पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले पहले क्लॉज में करेंगे।
वह गाड़ी छूटने से पहले स्टेशन नहीं पहुंच चुका होगा। He will not have reached the station before the train leaves। अब देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जो अफर्मेटिव रहते हैं, साधारण रहते हैं, जिनमें नॉट नहीं दिया होता, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। पहले आप देखें विल शैल सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यदि कोई टाइम फ्रेज आया है तो टाइम फ्रेज वाला शब्द आ जाएगा, टाइम वाला। दूसरा यदि दो क्लॉज वाले वाक्य हैं तो ये हमने लिख दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक तो विल शैल फिर सब्जेक्ट फिर हैव और V3 यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहले हम इंट्रोगेटिव में बदल लेंगे, फिर बिफोर सब्जेक्ट V1, ये इसी तरीके से रहेगा। और यदि WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव है तो पहले हम WH वर्ड रखेंगे व्हाट व्हेन वेयर, उसके बाद विल शैल सब्जेक्ट हैव V3 और फिर बिफोर सब्जेक्ट V1, यानी बिफोर के साथ वाला सब्जेक्ट और V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही रहेगा। जो भी परिवर्तन आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अनुसार करने हैं वो आपको पहले जो रहेगा क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाला उसी में करना है। क्या मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा। शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो ये एक इंट्रोगेटिव हो गया सिंपल सा। क्या तुम उसके आने से पहले जा चुके होगे। अब यहाँ देखिए दो क्लॉज वाला है और इंट्रोगेटिव है, तो विल यू हैव गॉन, यानी पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही हमने इसको प्रश्नवाचक बनाया है। विल यू हैव गॉन बिफोर ही कम्स, तो बिफोर वाले को हमने वैसे ही रखा है। क्या वह गाड़ी छूटने से पहले स्टेशन पहुंच चुका होगा। विल ही हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव्स, वह तुम्हारे पहुंचने से पहले क्यों जा चुका होगा। अब यहाँ देखिए WH वर्ड वाला आ गया, क्यों, तो पहले WH वर्ड वाई विल ही हैव, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको रखना है। वाई विल ही हैव गॉन बिफोर यू रीच, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे जिसमें कि नेगेटिव रहेगा, यानी नॉट भी आ गया, अब इसमें एक चीज नॉट भी बढ़ गई, तो फिर हमको नॉट को सेट करना है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि सिंपल है तो विल शैल आगे आएगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे। विल शैल सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा और टाइम फ्रेज को ये शब्द है तो वो आ जाएगा। फिर देखें आप दो क्लॉज वाले वाक्य में विल शैल सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद जो सब्जेक्ट V1 है वर्ब फर्स्ट फॉर्म वो तो एज इट इज रहेगी। WH वर्ड है तो फिर नॉट कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में। WH वर्ड विल शैल सब्जेक्ट नॉट हैव V3 और बिफोर के बाद सब्जेक्ट V1। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको वाक्यों को बनाना है, समझना है। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन आए, पर ग्रामर से रिलेटेड सारी जानकारियां बारीकी से आप सीख लेंगे तो कभी भी कंपटीशन में भी आगे इस तरह के सेंटेंस ग्रामर के आपको आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में या वर्ब फॉर्म को अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म रखने के लिए, तो आप बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। ये सेंटेंस देखें तो क्लियर हो जाएगा। क्या मैं अपना काम समाप्त नहीं कर चुका हूं। शैल आई नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क, क्या तुम उसके आने से पहले नहीं जा चुके होगे, यानी इसमें क्या भी है और नहीं भी है, ठीक है ना, तो दोनों तरह का है। विल यू नॉट हैव गॉन, ठीक है। बिफोर ही कम्स, बिफोर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी आपको रखना है सहायक क्रिया फर्स्ट फॉर्म सेकंड नॉट वगैरह जो भी है वो पहले वाले क्लॉज में होगा। क्या वह गाड़ी छूटने से पहले स्टेशन नहीं पहुंच चुका होगा। विल ही नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव्स, वह तुम्हारे पहुंचने से पहले क्यों नहीं जा चुका होगा। वाई विल ही नॉट हैव गॉन बिफोर यू रीच, तो इस प्रकार से ये WH वाला हो जाएगा। अब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं और एग्जाम्पल को आप समझेंगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं मान के चलता हूँ कि हमारा वीडियो आधा ही पर्याप्त होता है देखने के लिए, पर आप कृपया करके पूरा वीडियो देखा करें तो बहुत सी वोकेबलरी भी आपकी बढ़ेगी और समझ बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रहती है। हमें लगता है अपने दिमाग में कि हम सीख चुके हैं, परंतु फिर भी आप बहुत से एग्जाम्पल्स देखें और उसके बाद यदि आपने इनको राइट डाउन कर लिया कॉपी पर तो फिर आप पक्का मानिए कि आप उसको 1 साल तक तो भूलने वाले हैं ही नहीं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। बस छूट गई होगी या छूट चुकी होगी तो द बस विल हैव लेफ्ट, वह अब तक घर पर पहुंच गया होगा। ही विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ, यह ध्यान रखें आप समय से पहले आपको बाय का प्रयोग या बिफोर का प्रयोग करना है। इस महीने के अंत तक मैं यह किताब पढ़ चुका हूँगा।
I shall have read this book by the end of this month. मेरी परीक्षा 15 अप्रैल तक समाप्त हो चुकी होगी. My examination will have finished by the 15th of March. इस वर्ष के अंत तक मेरा यह उपन्यास लिखना समाप्त हो गया होगा या हो चुका होगा. I shall have finished writing this novel by the end of this year. उसने यह खबर सुनी होगी. She will have heard this news. उसने अगले हफ्ते के अंत तक 2000 रुपए की बचत कर ली होगी. He will have saved 2000 rupees by the end of next week. तब तक यह पुस्तक मैंने 3 बार पढ़ ली होगी. I shall have read this book thrice, 3 बार. By then, तब तक वे अपना गृह कार्य पूरा कर चुके होंगे. They will have completed their homework. वह मुझे आदेश नहीं दे चुका होगा. नेगेटिव है. He will not have ordered me. पुलिस उसे सजा नहीं दे चुकी होगी. पुलिस will not have punished him. इंट्रोगेटिव देखें. क्या वह एक नया स्कूटर खरीद चुका होगा. Will he have purchased a new scooter? वह अपना धन कहाँ छिपा चुका होगा. कहाँ आ गया WH वर्ड बीच में. तो where will they have hidden their money? अगले साल तक नई नौकरानी तुम्हारे सभी प्याले कप्स को तोड़ चुकेगी. Your maid servant नौकरानी shall have broken all your cups by the next year. ठीक है ना. by का प्रयोग आपको करना है. बार बार हम ये बात कह रहे हैं. 2 साल में मैं अपनी उपाधि प्राप्त कर चुका हूँगा. I shall have taken my degree within 2 years. 7:30 बजे तक हम अपना रात्रि भोज रात का खाना कर चुकेंगे. We shall have taken our dinner by 7:30 PM. तुम्हारी तकरार. कभी कभी हम बात करते समय हमारी बातों में टक्कर हो जाती है, तकरार हो जाती है. तो तुम्हारी तकरार समाप्त होने के पहले मैं पागल बन चुका हूँगा. I shall have gone mad before your altercation. Altercation यानी तकरार. 1 सप्ताह में यह देश आपस में समझौता कर चुकेंगे. These countries will have made a peace among themselves within a week. अगले वर्ष तक हम यह योजना प्रारंभ कर चुके होंगे. We shall have begun this plan by the next year. अगले महीने तक हमारी सेना आक्रमण के द्वारा इस शहर को ले लेगी यानी अपने कब्जे में ले लेगी. तो our army will have taken this city by next month. शाम के समय तक मैं यह पाठ कंठस्थ कर चुकूंगा. I shall have committed this lesson to my memory by the evening. ये आप अलग अलग अच्छे अच्छे सेंटेंस आप देखते हैं तो आपको उनको करने का तरीका वोकैबुलरी भी आप सीख रहे हैं. चाय के समय तक यह होटल बंद हो चुकेगा. दिस होटल विल हैव क्लोज्ड बाय टी टाइम. चाय के समय तक. चंद्रमा निकलने से पहले यह उपवास तोड़ चुकेगा. यह उपवास तोड़ चुकेगा. वह आ जाएगा. He will have broken his fast before the moon rises. 2 क्लोज वाला सेंटेंस. कल तक मैं इस रहस्य की कुंजी ढूंढ लूंगा. I shall have found out. Found out माने ढूंढना, खोज लेना. Clue. Clue माने कुंजी, कोई भी सुराग. To this mystery by tomorrow. सूर्य निकलने से पहले मोहन चाय पी चुकेगा. मोहन will have taken tea before the sun rises. बारात शाम तक नहीं लौट चुकेगी. The marriage party will not have returned by the evening. 12 बजने से पहले तुम्हारा भाई साइकिल नहीं खरीद चुकेगा. Your brother will not have bought the bicycle by 12 o'clock. आपके पूछने से पहले हम सब कुछ नहीं बता चुके होंगे. We shall not have disclosed everything. नेगेटिव वर्ड सेंटेंस है. We shall not have disclosed everything before you question. कल तक अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण समाप्त नहीं कर चुकेंगे. The officer will not have inspected the school by tomorrow. पहरेदार इस समय तक फाटक बंद नहीं कर चुकेगा. The watchman will not have shut the gate by now.
क्या मेरे कक्षा में पहुंचने से पहले शिक्षक आ चुकेंगे? विल द टीचर नॉट हैव एंटर्ड द क्लास बिफोर आई एंटर द क्लास? सॉरी, क्या सूर्य निकलने के पहले वे खेत पर जा चुकेंगे? विल दे हैव गॉन टू द फील्ड बिफोर द सन राइजेस? चाचा जी के आने से पहले तान्या कहाँ जा चुकेगी? सॉरी, ये कहाँ के लिए वेयर आ जाएगा। वेयर विल तान्या हैव गॉन बिफोर द अंकल कम्स? थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपके बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्लियर हो चुका होगा, बहुत कुछ आप सीख चुके होंगे। अभी तक आपने एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का आप लाभ ले सकें, अंग्रेजी सीख सकें। सब्सक्राइब करना फ्री है, सब्सक्राइब करना सरल है। सब्सक्राइब आपको किसी एक वीडियो में एक ही बार करना है, हर वीडियो में सब्सक्राइब नहीं करना है। आपके मोबाइल में देखिए लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उस लाल कलर के सब्सक्राइब को आप टच करेंगे तो ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। घंटी आपको बेल दिखेगी, बेल आइकॉन, उसको आप टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन ऑल आप दबाएंगे तो फायदा ये होगा कि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और इसी तरह के ग्रामर के वीडियो और टेंस रिलेटेड वीडियो हम आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और भी आपको टेक्स्ट रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड वीडियो आपको एमपी इंग्लिश क्लासेस से चाहिए तो एमपी इंग्लिश क्लासेस ने प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना रखी है। आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।